और मोटरसाइकिल अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। ये सड़क हमवार थी, बिजली के खंभे मेरे करीब से होकर पीछे गुजरते जा रहे थे। मुझे यूं लगा जैसे मेरा राज फाश हो गया है। अस्पताल में एक हंगामा मच गया होगा और मुसल्ला मुहाफिज जीप में सवार होकर स्टेन गन्ने लिए मेरे पीछे चले आ रहे होंगे। मैंने एक पल के लिए गर्दन घुमाकर पीछे देखा। पीछे कोई गाड़ी या जीप नहीं आ रही थी। मेरा हौसला बुलंद हो गया। मेरे लिए एक एक सेकंड कीमती था। एक एक सेकंड का फायदा उठाते हुए मुझे अस्पताल से दूर निकल जाना था। मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं कहाँ जा निकलूंगा, लेकिन इतना जरूर मालूम था कि मुझे इस जहन्नम से हजारों लाखों मील दूर निकल जाना है। निस्बतन हमवार और बेहतर सड़क खत्म हो गई। अब बाएं जानिब वो सड़क आ गई जो छोटी थी और गैर हमवार थी और जिसके दोनों जानिब काफी फासले पर जाकर ट्यूबलाइट्स लगी थी। मैंने रफ्तार कुछ कम कर ली। मेरी मोटरसाइकिल सड़क पर उछलती हुई चली जा रही थी। आगे वही एयरपोर्ट आने वाला था जहां मुझे फौजी तैयारे के जरिए लाया गया था। उस एयरपोर्ट के खित्ते में मेरे लिए शदीद खतरा था। अस्पताल का डॉक्टर एयरपोर्ट पर मौजूद सिक्योरिटी के अमले को मेरे फरार के बारे में टेलीफोन कर सकता था और मैं गिरफ्तार किया जा सकता हूँ या फिर किसी भी तरफ से गोली का फायर आकर मुझे अबदी नींद सुला सकता है। मैं वहाँ अजनबी था। ना मुझे एयरपोर्ट के बारे में कुछ इल्म था, न मैं ये जानता था कि ये इलाका कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होता है। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि आगे बस्ती किस जानिब है। रास्ते में डॉक्टर की ज़बानी सिर्फ इसी कदर पता चला कि ये जेरिको का इलाका है। जेरिको इसराइल की मशरकी बंदरगाह थी। मेरे लिए तो हर तरफ ही खतरा मंडला रहा था। तहम किसी शहर में जाकर मेरे छुपने के इम्कानात ज्यादा रोशन थे जहां मैं पकड़ा जा सकता था। मेरे दोनों जानिब वही संगलाख और सुनसान पहाड़ी टीलों का सिलसिला चल रहा था। रात के अंधेरे में ये टीले मुझे देव पैकर इफरीत मालूम हो रहे थे। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। दूर मुझे छोटे से फौजी एयरपोर्ट की चंद एक रोशनियां नजर आने लगी। ये मेरे लिए शदीद खतरे का निशान था। मैंने अल्लाह का नाम लेकर मोटरसाइकिल को दाएं जानिब टीलों की तरफ मोड़ दिया। जहां जमीन हमवार नहीं थी, जगह जगह छोटे बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे। जंगली झाड़ियां भी उगी हुई थी। मेरी मोटरसाइकिल उछल उछल कर चल रही थी। उसकी आवाज एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को मेरी तरफ मुतवज्जे कर सकती थी और अगर उन्हें मेरे फरार का फोन आ गया था तो उससे मेरी निशानदेही भी हो सकती थी। मैंने मोटरसाइकिल को रोक दिया। उसका इंजन बंद हुआ तो मुझे टीलों के कब्रिस्तानी सन्नाटे का एहसास हुआ। मैंने मोटरसाइकिल को एक जगह झाड़ियों के पीछे छुपा दिया। न जाने मुझे क्यों ख्याल आया कि मोटरसाइकिल के पीछे जो छोटी सी डिग्गी लगी है उसे खोल कर देखना चाहिए। डिग्गी एक डिब्बे की तरह थी और करियर के पीछे लगी थी। वो मुकफ्फल थी। मैंने पत्थर की ज़रब से उसका ताला तोड़ डाला। झुककर गौर से अंदर देखा, फिर हाथ डाला तो अंदर से एक मोटरसाइकिल साफ करने वाला मैला कुचैला रुमाल, एक पेचकस माना लोहे के तार का एक गुच्छा और एक चाकू निकला। ये चाकू आम साइज का था, जैसा कि घरों में सब्जी या तरकारी फल काटने के लिए होता है। सिर्फ यही एक चीज मेरे काम की थी। मैंने चाकू अपने कुर्ते की जेब में रखा, मोटरसाइकिल को वहीं छोड़ा और टीलों के दरमियान से होकर मगरिब की तरफ चलने लगा। मेरे पाँव में जो फ्लैट शूज थे वो चलने में मेरी बड़ी मदद कर रहे थे। ताहम अंधेरे रास्तों में बिखरे हुए पत्थरों पर बार बार पाँव फिसल जाते। कुछ दूर चलने के बाद मुझे सितारों की फीकी रोशनी में सिर्फ इतना नजर आने लगा कि मैं बड़े पत्थरों से बचकर गुजर सकता था। ये कौन सा इलाका है, कौन सी जगह है, ये रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा? इन सवालों में से किसी एक का जवाब भी मेरे पास नहीं था। सिर्फ जान बचाने का जज्बा मुझे आगे ही आगे खींचे जा रहा था। ये सारे का सारा इलाका दुश्मन का था। मैं उस मनहूस अस्पताल के जिस कमरे में था वहाँ हर 10 या 15 मिनट के बाद कोई ना कोई नर्स या डॉक्टर आकर मुझे देख जाता था। इस हिसाब से अब तक उन्हें मेरे फरार का भी इल्म हो चुका होगा और उन्हें अपने अमले के एक रुकन की लाश भी मेरे बिस्तर से मिल गई होगी। जिस आदमी की मैं मोटरसाइकिल लेकर भागा था उसने भी शोर मचा दिया होगा। पोर्च में टहलते नए पहरेदार ने मेरे बारे में गवाही दी होगी कि उसने मुझे पार्किंग शेड की तरफ जाते देखा था और फिर मैं मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हुआ था। जो अब तक वो लोग मेरी तलाश में निकल चुके होंगे। हो सकता है रात के वक्त वो सड़क पर मोटरसाइकिल के टायरों के निशान न देख सकें, मगर दिन की रोशनी में उन्हें यही निशान टीलों में ले आएंगे। इसलिए जरूरी हो गया था कि मैं सुबह होने से पहले किसी महफूज मकाम तक पहुंच जाऊं। मगर महफूज मकाम तो यहाँ कोई भी नहीं था। मेरा यहाँ कोई भी हमदर्द और खैरखा नहीं था। अव्वल तो यहाँ दूर दूर तक किसी आबादी का नामो निशान तक नहीं था। इन टीलों में कब तक भूखा प्यासा भटकता जिंदा रह सकता था? अगर कहीं कोई आबादी नजर आ भी गई तो वहाँ खतरा ही खतरा था। इसराइलियों को मैं आजमा चुका था। ये सब कुछ कर सकते थे मगर अपने वतन से गद्दारी हरगिज नहीं कर सकते थे। उन्हें पता चल जाए कि फलस्तीनी अरब गोरिल्ला हूँ या मेरा ताल्लुक उनके किसी दुश्मन मुल्क से है तो वो मुझे पहली फुर्सत में पुलिस के हवाले कर दें। एक ही बात मेरे हक में जाती थी कि मैं इब्रानी जबान बड़ी रवानी से बोल लेता था और यहूदी मजहब के बारे में भी मुझे काफी मालूमात थी और मैं यहूदी बनकर कुछ देर देहाती लोगों के दरमियान रह सकता था। लेकिन इसमें हर कदम पर खतरा था। खतरा मेरे चारों तरफ था, लेकिन मैंने अहद कर रखा था कि मौत के जबड़ों में से भी गुजर कर यरूशलेम अपनी साथी नादिया के पास पहुंच कर रहूंगा। मेरे लिए एक नावाकिफ सरजमीन पर सफर करते हुए उर्दन की सरहद उबूर करना तकरीबन नामुमकिन था।
इतना मुझे इल्म हो गया था कि मैं जेरिको के मशरकी शहर के करीब हूँ। जेरिको शहर यरूशलेम से इतनी दूरी पर वाक़ नहीं था कि मेरे लिए वहाँ पहुँचना नामुमकिन हो। सवाल ये था कि जेरिको एक खासा अच्छा सेहूनी शहर है। मेरा लिबास अस्पताल के मरीजों वाला है। मेरे फरार की खबर रेडियो, टेलीविजन और अखबारात में शाया कर दी जाएगी और मेरे कपड़ों और हुलिये की तफसील भी जरूर बता दी जाएगी। इस सूरत में सुबह तक मुझे न सिर्फ अपना लिबास बदलने बल्कि किसी हद तक अपना हुलिया तब्दील करने की भी अशद जरूरत थी। ये तमाम बातें मेरे जहन में गर्दिश कर रही थीं और मैं संगलाख टीलों के वहशत खेज सन्नाटे और आधी रात के अंधेरे में नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। टीलों के यहाँ बहुत से दर्रे थे और अजीब भूल भुलैयां सी बनी थी। मुझे डर हुआ कि कहीं मैं एक ही जगह पर तो नहीं घूम रहा। इस खदशे को दूर करने के लिए मैं एक टीले पर चढ़ गया। मगरिब की तरफ निगाह दौड़ाई। दूर दूर तक तारीकी ही तारीकी फैली थी। किसी जगह पर कोई नन्ही सी रोशनी भी दिखाई न देती थी। पीछे निगाह डाली तो दूर एयरपोर्ट के टावर की रोशनी चमक रही थी। फिर अचानक मुझे किसी मोटर के इंजन की आवाज सुनाई दी। शायद अस्पताल की सिक्योरिटी गार्ड मेरी तलाश में निकल खड़ी हुई थी। यहाँ से मुझे अस्पताल की रोशनियां नजर नहीं आती थी क्योंकि उस जानिब मेरे और अस्पताल की इमारत के दरमियान एक बुलंद टीला हायल था। मैं सिर्फ छोटे फौजी एयरपोर्ट की रोशनी को ही देख सकता था। इंजन की आवाज किसी जीप की लगती थी। फिर दूर एक टीले के पीछे रोशनी की लंबी लकीर नमूदार हुई। उस लकीर का रुख एयरपोर्ट की तरफ था। खुदा जाने ये कोई मोटर कार थी या जीप थी। मैं ठीक तरह से अंदाजा न लगा सका। रोशनी एयरपोर्ट की तरफ घूम गई। उसके बाद फजा अचानक पिस्तौल के यक के बाद दीगरे 2 फायरों से गूंज उठी। टीलों से टकराकर फायर के कई धमाके बुलंद हुए। शायद ये मुझे डराने के लिए फायरिंग की गई थी। मैं तेजी से टीले की दूसरी जानिब उतर गया और बेतहाशा दौड़ना शुरू कर दिया। अंधेरे में एक टीला आता, गुजर जाता, फिर दूसरा टीला शुरू हो जाता। पत्थरों से टकरा टकरा कर मेरे पांव दर्द करने लगे। मेरा सांस फूल गया। मैं काफी दूर निकल आया था। एक जगह बेदम होकर बैठ गया। मेरा सांस धूकनी की तरह चल रहा था। 2-1 मिनट गुजरने के बाद मेरी हालत ठीक हुई तो मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। कमबख्त इफरीत नुमा टीलों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं लेता था। सितारों की रोशनी में अब मैं हर शय अपना मतलब निकालने की हद तक बखूबी देख सकता था। ये हकीकत भी मेरे सामने थी कि जिस यहूदी सफ़ाक सेनेटर जोसेफ ने मेरा सेहतमंद जवान दिल निकाल कर अपने सीने में लगवाने का प्रोग्राम बनाया था, वो न सिर्फ ये कि इस घिनौने मंसूबे पर बकौल उसके $1 लाख खर्च कर चुका था, बल्कि वो सरकारी और फौजी हलकों में एक बाअसर शख्सियत भी था। इस पर मुस्तजाद ये कि अब मैं मुल्क का दुश्मन जासूसी नहीं बल्कि कातिल भी था और मेरे रिकॉर्ड में इससे पहले भी जहाँ कुछ कत्ल शामिल किए जा सकते थे। इन उमूर की रोशनी में ये शख्स मेरी तलाश में अपना तमाम असर और रसूख इस्तेमाल करेगा और कोई कसर उठा नहीं रखेगा। गोया मेरे पीछे थोड़ी देर में ही ब्लड हाउंड्स छोड़े जाने वाले थे जो जमीन के अंदर भी अपने शिकार की बू सूंघ लेते हैं। मैं उठा और अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा। अगर मेरे पाँव में कंपाउंडर के रबड़ के जूते ना होते तो खुदा जाने मेरे पाँव का अब तक क्या हशर हो चुका होता। एक अजब मानूस सी गूंज सुनाई देने लगी। मैं रुक गया। कान लगाकर सुना तो यह हेलीकॉप्टर की आवाज थी। आसमान पर जिधर से आवाज आ रही थी उधर देखा। नीले और सुर्ख रंग की जलती बुझती बत्तियां मेरी तरफ बढ़ रही थीं। गोया मेरी तलाश की मुहिम शुरू हो गई थी। हेलीकॉप्टर के नीचे से एकदम रोशनी का एक आबशार निकलकर टीलों पर पड़ा। रोशनी का ये आबशार आगे ही आगे बढ़ रहा था। मैं जल्दी से एक टीले की ओट में हो गया। हेलीकॉप्टर एक गड़गड़ाहट के साथ टीलों के ऊपर से गुजर गया। उसकी सर्च लाइट की रोशनी से टीले के दर्रे पल के पल में रोशन हो गए। उसके बाद फिर अंधेरा छा गया। हेलीकॉप्टर दूर जाकर बाएं जाने मुड़ गया। वो काफी नीचे रहकर उड़ रहा था। वो दोबारा उन टीलों की तरफ आया जहां मैं छुपा हुआ था, मगर इस दफा कुछ फासले पर से होकर गुजर गया। उसने टीलों पर 4-5 चक्कर लगाए और एयरपोर्ट की तरफ चला गया। अब मैं वहां नहीं रुक सकता था। चुनाचे जितना तेज मैं उस इलाके में चल सकता था चलने लगा। हेलीकॉप्टर फिर ना आया, लेकिन एक और मुसीबत नमूदार हो गई। दूर से मुझे कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। कहीं एयरपोर्ट वालों ने खोजी कुत्ते तो मेरे पीछे नहीं छोड़ दिए। फिर ख्याल आया कि एयरपोर्ट एक छोटी सी जगह है और जहां ब्लड हाउंड्स का इंतजाम कैसे मुमकिन है। ये खोजी कुत्ते या तो तिलबीब की इंटेलिजेंस के पास होंगे या मौत के जजीरे वालों के पास ही हो सकते हैं, और वहां से इतनी जल्दी इन कुत्तों का लाना करीब करीब नामुमकिन था। तो फिर ये कुत्ते कहां से आ गए थे कि जिनकी आवाजें करीब आ रही थी। मैं एक छोटी टेकरी पर चढ़ गया। अब कुत्तों के भौंकने के साथ साथ दौड़ने की आवाजें भी आने लगी थी। उसके बाद कुछ कुत्तों का एक गिरोह बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ मेरी टेकरी के नीचे से गुजर गया। शायद वो किसी शिकार के पीछे लगे थे। ये खोजी कुत्ते नहीं थे। अगर ऐसी बात होती तो वो आगे निकल जाने की बजाय मेरी टेकरी पर चढ़ाते। उनके पीछे भी कोई फौजी या सिक्योरिटी पुलिस के आदमी नहीं थे। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, लेकिन अब इन कुत्तों की मुसीबत सामने थी। ये यकीनन सहराई कुत्ते थे। अगर किसी आदमी पर हल्ला बोल दें तो उसकी तिक्का बोटी कर डालें।
लेकिन मैं वहां ठहर भी नहीं सकता था। मैंने वो रास्ता जिस पर कुत्ते गए थे तर्क कर दिया और सामने वाली टेकरी के पहलू से होकर आगे को निकल गया। उसके बाद ना तो किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और न ही कोई हेलीकॉप्टर आसमान पर मेरी तलाश में उड़ा। मैं मुसलसल चलता गया। रात को कुछ नहीं खाया था, भूख के साथ प्यास भी लग रही थी। अगरचे रात खुनक थी मगर मुसलसल चलने से मेरा जिस्म पसीने में शराबोर था। अब मेरी हालत ये थी कि थोड़ी देर दम लेता और फिर चल पड़ता। आसमान पर चमकते एक सितारे को मैंने अपना रहनुमा बना लिया था और टेकरियों और टीलों की भूल भुलैयों में उसी रास्ते पर नजर रखे आगे बढ़ रहा था। मशरिक की तरफ सितारों की रोशनी फीकी होने लगी थी। टीलों के खाके अंधेरे से राख जैसे रंग के साथ उभर रहे थे। सुबह गाजिब की इन झलकियों में मैंने देखा कि टीलों का सिलसिला खत्म हो रहा था। टीलों और टिकरियों के कोहान नीचे होते हुए जमीन के साथ मिलते जा रहे थे और फिर जब सुबह की पहली किरण फूटी तो मैंने उसकी सुनहरी रोशनी में अपने सामने एक वसी और अरीज सहरा को देखा जो हद्दे नजर तक फैला हुआ था। मेरा दिल धक से रह गया। मौत के मुंह से निकलकर मैं फिर मौत की आगोश में आन गिरा था। सहरा की वुसअतें मुझे निगलने के लिए तैयार खड़ी थी। इस सहरा में कहीं कहीं रेत के कोहान से बने हुए थे। या अल्लाह, मैं एक बार फिर किसी मुश्किल में फंस गया हूँ। मुझे सहरा में सफर करने का कोई तजुर्बा नहीं था और तपते सहरा में अकेला आदमी तो एक फरलांग चलने के बाद बेहोश होकर गिर पड़ता है। मेरे पास कोई ऊंट भी नहीं, जबकि सहराओं में ऊंट पर सवार अनाड़ी भी रास्ता भूलकर मौत की आगोश में चला जाता है। पहले एक आध सहरा में सफर जरूर किया था, लेकिन ये सहरा तो बेहद दहशतनाक नजर आ रहा था। ताद्दे निगाह किसी जगह कोई दरख्त क्या एक झाड़ी भी नहीं थी। एक बार उस सहरा में चल पड़ा तो हेलीकॉप्टर के आने की सूरत में किसी जगह छुप भी नहीं सकूंगा। अब मैं पछताने लगा कि इस तरफ क्यों निकल आया। पीछे भी मौत थी, आगे भी। आगे वाली मौत से बच निकलने का 1% चांस मौजूद था, लेकिन पीछे किसी किस्म की गुंजाइश नहीं थी। मैं इस तल्ख हकीकत से भी वाकिफ था कि सूरज के निकलते ही सहरा तपना शुरू हो जाएगा। या अल्लाह, अब क्या करूं, किधर जाऊं? पहले ही प्यास से होंठ खुश्क हो रहे थे और आगे दो पानी के मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं वहीं बैठ गया। जमीन कुछ दूर तक पथरीली थी। सूरज ने मशरक़ी टीलों के पीछे से अपना सुर्ख चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा। सहरा में एकदम से दिन निकल आता है और रोशनी फैल जाती है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। सूरज के टीलों से ऊपर आने की देर थी कि सहरा की रेत चमक उठी और हर तरफ आंखों को चुंधिया देने वाली रोशनी फैल गई। रात भर की खून की महकी महकी गर्मी में तब्दील होना शुरू हो गई थी। मैं आखिरी टीले की जमीन में धंसती हुई ढलान की ओट में बैठ गया। सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर वापस मुड़ता हूं तो टीलों की गुलाम गर्दिश में कब तक जिंदा रह सकूंगा, और फिर हो सकता है कि सिक्योरिटी गार्ड के आदमी या इसराइली कमांडो मेरी तलाश में इन टीलों में भी आ निकले। उनसे कब तक आंख मचोली करता रहूंगा। आगे रेत का समंदर नजर आ रहा था जो मुझे हड़प करने के लिए बेकरारी से पहलू बदलता महसूस हो रहा था। इसी कश्मकश में सूरज पूरी आबोताब से चमकने लगा और फजा गर्म हो गई। ये तपिश मेरे जिस्म में रहा सहा पानी भी खत्म कर सकती थी। मैं कुछ भी अंदाजा लगाने से कासिर था कि ये सहरा कौन सा है और अगर मैं इसे उबूर कर भी लूं तो आगे क्या है। ये हो सकता है कि मैं इसराइली रीजन के किसी सहराई कले में निकल आऊं और वहीं धर लिया जाऊं, क्योंकि अब तक मेरी खबर कम से कम रेडियो टेलीविजन पर माहुलिये के नशर हो चुकी होगी और पुलिस फौज की तमाम चौकियों को इत्तला दे चुकी होगी और उन्हें चौकस कर दिया गया होगा। न जाने क्यों मुझे एकदम से जेरूशलम वाली अपनी साथी नादिया का ख्याल आ गया। क्या उसे खबर हो गई होगी कि मैं किस आलम में जहां बैठा हूं? उसने मेरे फरार की खबर तो जरूर सुन ली होगी। डॉक्टर एकाद को भी मेरे भागने का पता चल गया होगा, मगर वो मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते थे। नादिया कितना ख्याल रखती थी, लेकिन मैंने फौरन अपने ख्यालों को छिटक दिया। मैं अपनी भूख प्यास को भूल गया और अब मैंने सहरा को इस निगाह से देखा कि मैं उसे कैसे शिकस्त दे सकता हूँ। उस वक्त सहरा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था जो मेरा रास्ता रोक कर खड़ा था। मैंने गौर किया कि अगर मैंने दिन के वक्त इतनी शदीद धूप में सफर शुरू किया तो सहरा की तपिश और आग बरसाती रेत मुझे भून कर रख देगी। जिस तरह काफिले सरे शाम रखते सफर बांधते हैं, मुझे भी उसी तरह धूप ढलने के बाद अपने सफर का आगाज करना चाहिए। मेरे पास ज्यादा राह कुछ नहीं था। सहरा में सफर करते हुए इंसान के पास पानी की एक छागल जरूर होनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी मर्जी से तो सफर नहीं कर रहा था। ये सफर नहीं बल्कि जिलावतनी और जान बचाने की दौड़ थी। मेरे पीछे मौत बहुत करीब थी। आगे इस बात का इम्कान जरूर था कि शायद मैं अपनी जान बचाकर यरूशलेम तक पहुंच जाऊं। मेरी कोशिश ये थी कि सहरा में ऐसा रास्ता तलाश करूं जिस पर छोटे मोटे काफिले चलते हों। ऐसे रास्तों पर काफिले वालों के लिए रेत के अंदर पानी के मटके दबा कर रखते हैं और बाहर उनकी निशानी ये होती है कि वहां एक बांस गाड़ दिया जाता है। सवाल ये पैदा होता था कि मैं भूखा रहकर यहाँ इस गर्म चट्टान की ओट में सारा दिन कैसे बसर करूंगा। जूं जूं सूरज बुलंद हो रहा था, चट्टान उसकी धूप में गर्म होने लगी थी और उसका सेक मेरे जिस्म में रहे सहे पानी को भी पसीने की शक्ल में खारिज कर रहा था। इसका एक ही हल था कि मैं किसी टीले के नशेब में गड्ढा खोद कर उसके अंदर बैठ जाऊं।
रेत नीचे ठंडी होती है। इस तरीके से अमल करने से कम से कम मैं धूप की कयामत खेज तपिश से जरूर बच जाऊंगा। जिस जगह में बैठा था वो जमीन पथरीली थी और रेतीला सहरा थोड़ी दूर आगे जाकर शुरू होता था। मरता क्या न करता कि मुश्ताक में उठा और पथरीली जमीन पर चलता 2-3 मीटर आगे सहरा में आ गया। कड़ी धूप और गर्मी में इतनी दूर चलने से ही मैं पसीने में नहा गया।